बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला दहलीज़ नशीं आज मैं इश्क़ का हम पाया तेरा एक जालियों से तुझे दिखाया और चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा मैं के बेवक़्तो बेमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहतरीन कलाम, बेहतरीन आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको नया दिन रमज़ान स्पेशल में। मैं हूँ आपके साथ महक असलम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज का हमारा मौजू है वालिदैन का एहतराम। खुदा ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत व बंदगी के बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, क्योंकि माँ रातों को जाग कर अपना आराम अपने लफ्ते जिगर पर कुर्बान करती है, वहीं बाप अपने बेटे बेटी और उसकी माँ के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है। वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन सवाल ये है कि अक्सर बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं? अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आते। हमारा दीन बड़ा ही प्यारा दीन है। दीन इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की शदीद ताकीद की गई है और उनसे बदसलूकी करने से मना किया गया है। अब ये सुनिए ज़रा कि औलाद पर वालिदैन का हक उतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि मखलूक़ खुदा में हक़ वालिदैन को बाकी तमाम हुकूक पर
तरजीह है, अव्वलीन तरजीह है। इसी तरह मेरे प्यारे आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की नाफरमानी करने से और उन्हें अजियत और तकलीफ़ पहुंचाने से मना किया है, उसे गुनाह कबीरा करार दिया है। वालिदैन से बदसलूकी करने वाले बदनसीब को रहमत इलाही और जन्नत से महरूम करार दिया है। तो एक हदीस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे तबारक तआला की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और रब्बे तबारक तआला की नाराज़ी वालिदैन की नाराज़ी में है। कितनी ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि अगर वालिदैन ज़ईफ़ हो जाएं और उनको कांधों पे बिठा के भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करें तो भी कर्ज़ अदा नहीं कर सकते, हक़ अदा नहीं कर सकते। आज के मेहमानों से आपका हम तारुफ़ कराते चलें। एक बहुत ही ज़बरदस्त आपने नात सुनी, माहीम ज़ैदी, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ का। और आज के जो टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे इस ट्रांसमिशन का आप बाकायदा से रेगुलर हिस्सा हो गए मुफ्ती नवाब क़ुदूसी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वालिदैन की अहमियत इतनी, इसमें इतना ज़िक्र है, इसमें अहादीस में हो जाए या फिर हम दीगर जो है वो वाक़यात देख लें, इस्लाम में ये सवाल वैसे तो करना भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्योंकि गुफ्तगू करनी है तो यहीं से आगाज़ करते हैं कि अहमियत कितनी है वालिदैन की हमारे दीन, हमारे मज़हब में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है बेशक, और वो दीन जो ज़िंदा दीन है, बेशक वो दीन जो मॉडरेट भी है, वो दीन जो इल्म और फज़ल पहले ही उसने पहली ही वही में ये कहा कि इल्म सीखो कलम से। अब आ गया सवाल ये पैदा होता है, फिर उसके अंदर आ गए हुकूक, हक़, ज़िम्मेदारी। हक़ के माने ज़िम्मेदारियाँ, जो ज़िम्मेदारी आप पर आयद है। तो हुकूकुल, दो ही हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह के बाद जो पहला दर्जा है, जिस तरह आपने फरमाया, वो अल्लाह तबारक व तआला के बाद माँ और बाप का है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हक़ मेरा किस पर है? फरमाया माँ पर। फिर पूछा, फरमाया माँ पर। फिर पूछा, फरमाया माँ पर। फिर चौथा के पूछा, कहा बाप पर। अब दीन मुबीन की तालीमात में वो रोशन बाब है, बाप का और माँ का एक किरदार है बहुत बड़ा। उन्हीं के तवज्जुह से आज हम और आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अब यहाँ नाफरमानी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ याद आ गई कि ये जो आवार की ये शबनम है, इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है। क्या बात है। बेशक इसके अंदर तरबियत की फिर कहीं ना कहीं कमी है, तरबियत की कमी है। और मैं आपसे एक चीज़ और शेयर कर दूँ। अभी मैं बैठा था अपने मतलब में 4-5 रोज़ पहले, एक साहिबा तशरीफ़ लाई, बेचारी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हो गया आप? तो उसने कहा, मेरा लड़का इतना नाफरमान है कि आज उसने मेरे मुँह पे थूक दिया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, बीबी उससे पूरी अपनी ज़िंदगी पे थूक दिया, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में भी बिल्कुल। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, इनका बहुत बड़ा दर्जा, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा, इसका एक अपने बाप को एक लड़का लेकर तवाफ़ करा रहा है, और तवाफ़ करा के पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने अब्बा का हक़ अदा कर दिया? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तूने हक़ अदा करना। उन्होंने एक दफ़ा तेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, उसका भी तूने हक़ अदा नहीं। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब जो तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं, हम यहाँ बैठ के कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर ले, पढ़ ले, सब कुछ कर ले। बिल्कुल। उसके लिए वो हर कुछ करता है। माँ उसको कैसा परवरिश करती है, आप और मुझे सबको अंदाज़ा है। बाप उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, उसका भी सबको अंदाज़ा है। लेकिन अब हो ये रहा है कि तरह सी एक गलती ये होती है, ये मैंने जो देखा है और रीड किया है और मेरी जो एनालिसिस है, सिर्फ मैट्रिक तक जो बच्चे हैं उन पे बड़ी तवज्जो होती है कि वो मालूम हो रहा है पेरेंट्स डे है, उस पर भी आते हैं जाते हैं, बच्चों की खबर रखते हैं, सारी चीज़ होती है, पता चल रहा होता है।
और वो बच्चे की इस तरह तरबियत होती है ताकि वो उस वक्त इतना समझा रहता है मैट्रिक के बाद फिर वो जो बेरारवी का शिकार होता है उसके अंदर माँ बाप का किरदार ये है कि वो बेचारे या तो अपनी मसरूफियत से नहीं देख पा रहे हैं या बड़े ही गाफिल हैं, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है। तो सही है। इसी तरह वो और क्लास बढ़ती जाती है, उसकी बेरारवी बढ़ती चली जाती है। सही है। अब अगर कोई शख्स अपने बच्चों की परवरिश माँ और बाप सही तरीके से करें, ये याद रखिए कि दीनी तालीम में सबसे पहले ये है कि उसको दीन सिखा दो, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आया है वो दीन फितरत पे पैदा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे माँ बाप का जो दीन होगा उस तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही उसके कान में अजान जाएगी सीधे कान में, तो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि मैं मुसलमान के घर आ गया हूँ। फिर तकबीर पढ़ दी जाएगी उल्टे कान में। अब वहाँ से उसका अमल शुरू हो गया। वो माँ की गोद जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। माँ की गोद से, ठीक है ना। उसका सरकार दो आलम की हदीस पाक है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाहदी, इल्म हासिल करो झूले से लेकर और लहद तक, कब्र तक। तो वो जो झूला है वो उसकी माँ का गोद है। बिल्कुल। वो जो तरबियत करे, अब जिन माओं ने तरबियत की उनके बच्चे बड़े से बड़े होते चले गए और उन्होंने कारनामे किया, वो भी माँ थी जो सैयद इसका फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो अपने बच्चों की तरबियत की, वो सबके सामने एक मिसाली। जिन माओं ने अपने बच्चों की तरबियत की, मिसाली। अब ये जो आप कहते हैं कि बेरारवी का शिकार हो गए और माँ बाप की वो नहीं कर रहे, तो वो जब चले जाते हैं बड़ी क्लास में, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फैसल साहब वो बच्चे जिनको अपना मुस्तक़बिल अजीज़ होता है और जिसको किसी ने ये पढ़ा दिया, हम डेमो क्लास के अंदर बताते हैं उनको कि ये याद रखो, ये तुम्हारा जो पीरियड है इल्म हासिल करने का, इसमें कोताही की तुम्हारा मुस्तक़बिल तबाह और बर्बाद। मुफ्ती साहब आप एक बात कह रहे हैं कि ये तरबियत, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये आज हम अपने मुआशरे में जितने भी ये ओल्ड होम्स देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी माँ या कोई भी बाप अपने बच्चे की तरबियत करेगा कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओ, शादी हो जाए, तुम्हारी बीवी आ जाए, तो तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को उठा के ओल्ड होम में भेज देना है। आज हमारे मुल्क में ओल्ड होम की तादाद कम होने के बजाय बढ़ रही है। आज हमारे मुल्क में जन्नतें घर में रहने के बजाय बाहर सड़कों पर रुलती हुई हमें नज़र आती है। हम जब कहते हैं कि माएँ सबकी सांझी होती हैं, तो ये सिर्फ हम लफ्ज़ी कहते हैं, हमें अमलन इस पर नज़र नहीं आता। यहाँ तरबियत का क्या किरदार है? देखिए, तरबियत का क्या किरदार है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने बताया कि बेरारवी का शिकार, जो माँ और बाप तवज्जो नहीं दे रहे, ये तालीम, ये तरबियत किसकी है? अंग्रेज़ों की है। वो अपने कुत्ते के लिए 1 किलो गोश्त फ्रेश ला के दे सकता है, माँ और बाप के लिए उसके पास कोई जगह नहीं। वो तो ओल्ड हाउसेस की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अंदर बैठाया और उसने निकाल दिया। अल्लाह। लिहाजा हमारे दीन के अंदर जो तालीम है, वो दीनी तालीम में और उसमें जो इतना बड़ा वो है माँ बाप का दर्जा, उनकी तरबियत का, और माँ बाप की ज़िम्मेदारी, हुकूक, या माँ बाप के बच्चों पर हुकूक, ये सारी की सारी सिर्फ दीन से आपको मिलेगी, दीन इस्लाम से। क्योंकि मैंने अभी अर्ज़ किया, ये पैरासाइट नहीं है, दीन है। ये पकड़ के ज़िंदा रहने वाला दीन नहीं है, ये कुर्बानी देने का दीन है, कुर्बानी लेने का दीन नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो लिहाजा इतना याद रखिए कि इसके अंदर तरबियत बजाय आप दूसरों की करने के, बीइंग मुस्लिम अगर हैं, तो फिर तो आपको अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूल और कायदे पर चलना पड़ेगा। और चलेंगे जो माँ बाप, उनके ही बच्चे जाकर माँ बाप का अदब करेंगे, एहतराम करेंगे। वो भी बच्चे हैं जो अपने बाप के 2-2 घंटे पैर दबाते हैं रात को। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुफ्ती साहब। एक बात मैं छोटी सी शेयर करना चाहूँगी। एक शख्सियत से पूछा गया कि तुम्हारी कामयाबी और तरक्की का राज क्या है। उसने कहा मेरी हर दुआ कबूल हो जाती है फैसल। और जब उससे कहा कि तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है, हमें भी ये एक नुस्खा बताओ कि भाई जब तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हो किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तो उस शख्सियत ने कहा, आज बहुत अच्छे ओहदे पर वो शख्सियत फायज़ है, उस शख्सियत ने कहा कि जब भी कोई काम शुरू करता हूँ और जब भी किसी चीज़ का इरादा करता हूँ, तो कमरे में जाता हूँ, माँ बाप के पैरों को हाथ लगाता हूँ और माँ बाप के पैरों को पकड़ के अल्लाह से दुआ करता हूँ और फिर अपने माँ बाप से कहता हूँ कि मेरे हक में दुआ करें, और वहीं से मेरी तरक्की का आगाज़ हो जाता है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इसके।
वेलकम बैक वंस अगेन। और किचन में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है कुकिंग एक्सपर्ट जुबैरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बनने क्या जा रहा है? वैसे हम ब्रेक में बात तो कर चुके हैं, लेकिन नाजरीन की आसानी के लिए मैं चाहूंगी कि जुबैरा आप मुझे बताएं क्या बना है। आप गेस कर सकती हैं क्या बनाने लगे आज? मुझे लग रहा है फ्रूट सैलेड बना लग नहीं रहा, मुझे पता चल चुका है, बिल्कुल क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पहले बता दिया। अच्छा, 2 डिशेस बना रहा हूँ एक्चुअली। रमज़ान में जो है ना बहुत सारे बल्कि मेजॉरिटी लोग जो है वो डाइट कर रहे होते हैं, तो Present। आज मेरे ख्याल से आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 2 जो रेसिपीज़ है, मैं दोनों चीज़ें बना रहा हूँ। एक तो फ्रूट सैलड है और दूसरा हम सबरोसो से जो है चिकन चपली कबाब सैलड बनाएंगे। ओके, चिकन चपली कबाब सैलेड। चिकन चपली कबाब फ्रूट सैलेड वैसे तो सुना भी है, खाया भी है, लेकिन ये first time चपली सुना। कबाब सैलेड है, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और मैं खाऊंगी भी फर्स्ट टाइम ही। तो जनाब सबरोसो क्या कर रहा है, फ्रोजन चिकन की एक बहुत बड़ी रेंज मुतारिफ कराई है और इसी रेंज में कचौरियाँ भी ऐड हो गई हैं सेहतमंद रहने के लिए और आपकी टेबल पे चीज़ें अच्छी लगने के लिए, क्योंकि फ्रोजन फूड जो होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं कि आया हेल्दी है या नहीं है, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन सबरोसो की तमाम रेंज जो कि हमारे किचन में भी मौजूद है, सेहत बख्श भी हैं और इसके साथ ही साथ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक भी हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज है सबरोसो की। गोश्त के आइटम जो हैं इसके बिल्कुल हेल्दी है और इनको खाने के बाद अक्सर होता है ऐसा कि आपको थोड़ा होता है कि यार हैवी आप महसूस करें, तो ऐसा नहीं है। और इनका जायका रिवायती है, बेहतरीन है। और इसके अलावा जो इसकी कचौरियाँ हैं इफ्तार की मेज़ पर जब होंगी तो जनाब इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाता है। और अगर आप मज़ीद इस मज़े को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कोको कोला पी सकते हैं। और इस दफ़ा रमज़ान में कोको कोला सेलिब्रेट कर रहा है क्या, मैजिक लम्हात, यानी जब सब इकट्ठे होते हैं मैजिक लम्हात वही होते हैं। सबकी मौजूदगी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं जुबैर, हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले? अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन चपली कबाब सैलड। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है सबरोसो का चिकन चपली कबाब। ये तकरीबन 6 से 7 पीसेज हैं। ओके। और ये मैंने ले लिया, ठीक है। डेफिनेटली सैलड है तो इसमें ग्रीन वेजेस का ज़रूर इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे मैं खीरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2 साइज़ का लिया, आपने इसको अच्छे से खूबसूरती से काट के रख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है चॉप अनियन, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। चॉप टोमेटो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे पास है। और साथ साथ मिंट और ग्रीन लीव्स का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ साथ ये इटालियन हर्ब है 3, इसमें ऑरिगानो भी है, पार्सली भी है और साथ साथ जो है इसमें फ्रेश पार्सली भी मैंने इसमें शामिल ओके ओके। तो ये तीनों हर्ब्स मैंने इसमें मिला के शामिल कर लिया है। और गार्लिक पाउडर है एज़ यूजुअल, जो कि नॉर्मली खाने में यूज़ होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर पाउडर है मेरे पास, रेड चिली पाउडर है मेरे पास, ठीक है। ये तकरीबन एक खाने का चमचा है, ये यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास, ठीक है। ये है ऑलिव ऑयल जो कि डालडा का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। डालडा का ऑलिव ऑयल भी है, बनास्पति भी है, कुकिंग ऑयल भी है। आपकी किचन में अगर आप मजीद हेल्दी रहना चाहते हैं इसका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये फ्रेश क्रीम, ये फ्रेश क्रीम नहीं है, ये हमेशा वैसे मैंने देखा आप मायोनीज़ को क्रीम जो है वो ये गड़बड़ी है। अच्छा, ये क्रीम है, नहीं ये मायोनीज़ है, ये मायोनीज़ है, ये का मैंने मायोनीज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, फैसल देख रहे हैं, हंस रहे हैं। होता ही है ना, आपके फ्रिज में रखी होती तो वो तो जाहिर सी बात है बॉक्स में या डब्बे में तो इजीली पता चल जाता है क्रीम क्या है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये है दही, ये दही है, शुक्र है ये क्रीम नहीं है। इम्तिहान ले रही मेरी अम्मा देख के कह रही हूँ कि मेरी बच्ची ने कितनी चीजें सीख ली हैं। अच्छा जी, आगे क्या है? ये है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने जो है ड्राई हर्ब्स जो है ना वो और एक्स्ट्रा रख ली, क्योंकि जब आप सैलड बनाते हैं तो उसके साथ जो है ना वो सैलड की ड्रेसिंग भी बनती है, वो भी मैं एंड में बनाऊंगा। और बड़ी ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास ये सैलड लीव है, ये मैंने चॉप करके रखा। हाँ, वो बता रहे मैंने, यानी इससे पहले मैं कहती मैंने चॉप किया, कहते मैंने चॉप करके रखा हुआ है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल, डालडा ऑलिव ऑयल, डालडा पैन में जो है डालडा ऑलिव ऑयल डल रहा है और आज बड़े मजे का फ्रूट सैलड बनने वाला और चपली कबाब सैलड, जो कि मैंने सुना है फर्स्ट टाइम, बट लेट्स सी कि ये सैलड होता कैसा है। अच्छा जी, बिल्कुल ज़रा सा ऑयल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है पैन में फुल ऑयल डालने की, ऐसा बिल्कुल ना करें, कम ऑयल लेंगे तब भी चीज़ अच्छी बनेगी। तो अपने किचन में अपने हिसाब से अपनी हेल्थ को देखते हुए प्लीज़ चीज़ें रखें और वो काम हरगिज़ मत करें जो कि आप नहीं कर सकते। छुरी कांटे का इस्तेमाल अगर नहीं आता तो प्लीज़ मैं इसलिए ये बार बार कहती हूँ क्योंकि होता ही है कि लोग जल्दी में छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें और इस तरह के कामों से इज्तनाब करें। और अगर आपको चूल्हे से भी थोड़ी एलर्जी है तो प्लीज़ आप चूल्हे के पास भी ना जाएँ। तो जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो देख जुबैर ने ये जो सैलड बनाया कहाँ तक पहुँचा है और भी बहुत सारी बातें आपसे करने वाली, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और जैसे कि आज हम वालिदैन के एहतराम और उनके इज़्ज़त के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं मुफ्ती साहब से इस पर मज़ीद बात करूं, मैं चाहूँगा कि माहीम आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वालदा की हुर्मत पे अगर कोई कलाम आप सुना दे तो। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, कितनी ही रातों को खाली पेट सो जाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। मौत की आगोश में थक कर जब सो जाती है माँ। कभी अगर ये पढ़ने में आता है या फिर जिस तरीके से माहिम ने आज इसको पेश किया है, सुनने में ये लाइन आती है तो उसी वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सब सोचते हैं कि खुदा ना करे कि हमसे ये नेमत छीन ली जाए। इसलिए जब भी ये सतर पढ़ी जाती है या कहीं मेरे सामने आती है तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जितनी उम्र है मेरी वो भी माँ को लग जाओ। जितने भी बेटे बेटियाँ इस वक्त ये देख रहे हैं, कभी जिनसे कोई गलती सरजद हुई है दानिस्ता या नादानिस्ता,
वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि आप अपने वालिदैन के पास बैठें और उनसे अपने जो नाकर्दा चीज़ें हो जाती हैं उसकी माफ़ी ना मांगे, लेकिन मुफ्ती साहब माह रमज़ान भी इतने ख़ास होते हैं। हमने कई लातादाद ऐसे मौज़ूआत पे बात की है कि जिसमें ज़कात भी हो गया, एतकाफ़ भी हो गया, झूठ बोलने से इज्तनाब करना, धोखाधड़ी से इज्तनाब करना। मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को यकीनन इसमें तरबियत का अंसर ज़रूर आता है या ज़रूर आता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी वालदा की फ़जीलत पे अगर हम गुफ्तगू कर लें, क्योंकि अपना पेट काट के अपने बच्चों की परवरिश करना, कई ऐसी माएँ हैं, सिंगल मदर्स हैं जिनके बच्चों के वालिद जो हैं वो फौत हो जाते हैं, फिर वो किस तरीके से उनको परवान चढ़ाती हैं, उनकी परवरिश करती। हमारे जैसे माशरे में अगर वालिद ज़िंदा रह जाता है तो वो तो मेहनत करके बच्चा शायद पाल ले, लेकिन वालिदा अगर अकेली रह जाती तो उसके लिए हमारे जैसे माशरे में सर्वाइव करना और फिर बच्चों की परवरिश करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। इस पर सबसे पहले तो मैं जो गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा वो ये है कि हमारे पेरेंट्स को, लड़के और लड़कियों को दोनों को तालीम हर हालत में दिलाना है और दिलाई जाए, ताकि अगर किसी के साथ हादसा हो जाए तो वो बजाय इसके कि किसी के यहाँ जाकर झाड़ू दे और बर्तन मांजे, उससे बेहतर है कि वो इल्म के ज़ोर पर अपने बच्चों की तरबियत कर सके इल्म की वजह से। अब इस्लाम ने मना भी नहीं किया, इस्लाम ने किसी इसका औरत को तालीम हासिल करने से नहीं रोका है, मना नहीं किया है, इसलिए कि जाहिर है कि बाज़ जगह औरत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर उसका अगर वो डॉक्टर नहीं बनती है तो वो औरतों को देखेंगी ना, इलाज करेगी नहायत ही आज़ादी के साथ, बनिस्बत इसके कि मर्द डॉक्टर और औरत से आज़ादी से पूछे, वो सवालात औरत कर सकती है। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ाना है, और यकीनन वो तो बेचारी कुछ भी करे, पढ़ी लिखी है तो भी करेगी, गरीब पढ़ी लिखी नहीं है, कोई हालात हैं या उसके ख़ानदान में या उसके घराने के अंदर इल्म औरत को नहीं उसका पढ़ाया जाता और नहीं बताया जाता, तो क्या करे, वो बेचारी बर्तन मांग के करती है। इससे बड़ा अफजल तरीक़ा कौन सा और हो सकता है। और वैसे भी हमारे यहाँ इस्लामी मुआशरा है, उसके अंदर कद्र करना है, औरत का बड़ा इज़्ज़त का मकाम है, इज़्ज़त का मकाम है, उसके अंदर बाकायदा बच्चों की तरबियत ये माँ के ज़िम्मे, बाप के ज़िम्मे। सरकार ये रमज़ान शरीफ की निस्बत से बयान कर दूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा को जमा किया, मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। जैसे ही गए पहले मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पे रखा फरमाया आमीन, तीसरे पे रखा फरमाया आमीन, उतर के आ गए। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, ये आज नया एक ऐसा काम देखा, ये क्या आपने आमीन आमीन, आमीन के माने थे तू कबूल कर, अल्लाहुम्मा आमीन, इसकी तकदीर इबारत है अरबी के अंदर इस्तजिब, अल्लाहुम्मा इस्तजिब, यानी ऐ अल्लाह तू कबूल कर, अमर हज़रत मारूफ का सीखा है, फिर तरफ किया जा रहा है। तो हुआ क्या कि आमीन, तो सरकार ने फरमाया कि मैं जैसे ही उसका पहले जीने पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन आया और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी नाक खूनात, उसका कलीजी खाक आलूद हो, जिसको रमज़ान का महीना मिला उसकी उसने पासदारी ना की, बख्शिश ना करवा सका। दूसरे कदम रखा तो फरमाया, उसका कलीजा अर्ज़ किया कि जिसने आपका नामे नामी इसमें गरामी सुना और दुरूद नहीं पढ़ा, दो हो गया। तीसरा ये है कि वो शख्स जो है, यानी अपनी समझ लें कि खाक आलूद से मुराद है तबाह हो, बर्बाद हो, दूर हो, अल्लाह की रहमतों से दूर हो, ये माना होते हैं इसकी। फरमाया जिसको माँ बाप का बुढ़ापा मिला, खिदमत करने का मौका मिला, उसने उसको फरामोश कर दिया। अब वो कितना बदनसीब है वो इंसान जिसको माँ बाप का ज़माना मिले और वो फरामोश कर दे, समझ लो वो पूरा बदनसीब है। उससे ज़्यादा बदबख्त कोई शख्स नहीं है। खुदा गवाह है कि मेरे मुशाहिदे में जो माँ बाप की कद्र और मंजिलत जिन्होंने नहीं की, उनको मैंने सारी ज़िंदगी ख्वार देखा। पेट में जाते ही तो तन नंगा हो रहा है,
कपड़े पहनते तो पेट कह लीजिए कि खाली हो रहा है, यानी यूँ समझ लीजिए इतनी तंगदस्ती मैंने देखा है। तो लिहाजा यही होता है कि माँ और बाप, माँ की जो कदर है, मंजिलत है, उसका नेमल बदल कोई नहीं, बाप का नहीं। यानी एक बाप की दुआ औलाद के हक़ में कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, बीवी के हक़ में कभी रद्द नहीं करता है, शागिर्द के हक़ में कभी रद्द नहीं करता। एक मर्द की दुआ अल्लाह तबारक व तआला। तो अब यहाँ से अब अंदाज़ा आदमी लगा ले, ये मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। ये मुआशरा जो है ये इसका इस्लाम का वो कह लीजिए कि पहलू है जो इसके अंदर है। आप सारे के सारे मुसलमान हैं और ये इस्लामी मुआशरा है। इसके अंदर नाफरमानी जो करेगा बच्चा, जो करेगा, ये आज जो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम कह रहे हैं, वो जो करेगा वो पूरा बदनसीब होगा। वो अगर चाहे कि वो सरसद शादाब हो जाए, मैं लिख कर देता हूँ कि कभी सरसद वो शादाब नहीं होगा ता वक्ते के माँ उसको माफ़ ना कर दे। एक शख्स कदम नहीं निकल रहा था, साहबा आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदम नहीं बड़े कर्ब में, रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए, जाके पूछा, पता चला उसकी माँ है, वो नाफरमानी की उसने। माँ से कहा माफ़ कर दे, माँ ने कहा नहीं माफ़ करूँगी, माफ़ कर दे, नहीं माफ़ करूँगी। अब जरा देखो माँ का वो देखो, ये मकाम देखो माँ का। सरकार लकड़ी जमा करो, इसको जला देते हैं। उसने कहा फ़ौरन मैं माफ़ करती और फिर जाने और ऐसे उसका दम निकल गया सुकून। और क्या क्या करेंगे यार, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। ये इस्लामी माशरा, यहाँ बेइल्मी का एतबार नहीं है। हाँ, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर तो इल्म, उसका दीन के इल्म की उसका जो बेइल्मी है उसका तो आप एतबार कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो। जिस मस्जिद में जाओ कहीं ना कहीं कोई तकरीर हो रही होती है, कहीं बाप के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं, कहीं माँ के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। इससे बढ़कर यानी ये वो माशरा है। कहीं घर में हो रहा है, कोई नानी दादी कह रही हैं, ये तमाम चीज़ें तमाम लोग बोल रहे हैं। एक मुसलमान का घर गुमराह से गुमराह सारे हो जाए, फिर भी एक औरत बेचारी, घरेलू औरत, वो दुआ कर रही होती है, नमाज़ पढ़ रही होती है, रोज़े रख रही होती है, तस्बीहात पढ़ रही होती है। ये सब तरबियत और तालीमात हैं, बिल्कुल, जो आपको बाकायदा यूँ समझ लें, पत्थर से काट काट के हीरा और जवाहरात के अंदर तरश के कलीजे बना रही होती है माँ। ये माँ का दम है जिससे आज लोग सरसब्ज़ भी हैं, और माँ की वजह से जिसने एहतराम नहीं किया वो तबाह बर्बाद। मुफ्ती साहब, वही बात है ना, हम जितनी माँ या बाप के हवाले से बात करें और हम जितनी उनकी कदर व कीमत की बात करें उतनी ही कम है, क्योंकि जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तो किचन में जुबैर ने आई थिंक सारी चीजें तैयार कर ली हैं, है ना? तैयार बस कर रहा हूँ, मैंने कटिंग करके लिए, मैंने कहा ऑनियर ही सारी चीजें जो है। ठीक है, चलें जी, अब ऑनियर हम आगे में, अब आप जल्दी जल्दी से डाल। पहले हम जो है वो चिकन सबरूसों का चिकन चपली कबाब सैलड बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास यहाँ पे है सैलड लीफ, ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिया है, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। ठीक है, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये भी 100 ग्राम के करीब प्याज है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास ये है खीरा, ये भी 100 ग्राम के करीब मौजूद है। ये मैंने अच्छी तरह से इसको चॉप करके जो है इसको रख लिया था। ये मैं फ्रेश टोमेटो शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ साथ जो है अब इसमें मैं शामिल करूँगा ये ग्रीन मिंट है, और इसके साथ साथ जो है इसमें थोड़ा सा पुदीना भी शामिल है। ठीक है, ठीक है, ये मैं पुदीना और हरा धनिया, बिल्कुल, है ना, दोनों। रमज़ान में तो वैसे ही जो है वो ग्रीन वेजिस खाना चाहिए, हेल्दी होता है ना आपके लिए, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और डेफिनेटली जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा ड्रेसिंग। इसकी दो किस्म की ड्रेसिंग होगी। एक तो इसमें मैंने ये डालडा का ऑलिव ऑयल लिया है। ठीक है, ये तकरीबन 3 खाने का चमचा है। इसमें मैंने शामिल किया है 1 खाने का चमचा मस्टर्ड पेस्ट का। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे ये मेरे पास है ड्राई पार्सली। ठीक है, अच्छा, पार्सली थोड़ा सा इसमें भी शामिल है, इसमें ओरिगानो और थोड़ा सा जो है पार्सली भी है, और मिक्स हर्ब है, ये इटालियन हर्ब है। ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर लिया, और ये शामिल करने के बाद इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। सही है, और मिक्स करने के बाद ये ड्रेसिंग आ जाएगी के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डाली नहीं है, वो क्या है?
गैस करें आप। सब रोज़ों का चिकन, सब रोज़ों का चिकन, ये तो बाहर ही रह गया। अच्छा जी, ये भी हमने ऐड ये हम शामिल कर रहे हैं। हाँ, और ये मैंने इसकी जो है ना चंक्स बना ली हैं। सही है। ये बड़ा इजी इसलिए भी रहता है ना, खाने में बड़ी आसानी रहती है आपके लिए, क्योंकि आप ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ ये मैंने लेमन के थोड़े से स्लाइसेस काट लिए हैं। ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और अब मैं इसमें ये ड्रेसिंग शामिल कर दूंगा, जो ड्रेसिंग हमने बनाई है ऑलिव ऑयल, ठीक है, और साथ साथ इसमें ऑरिगानो, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट का। तो ये एक कॉम्बो बन गया है, बिल्कुल ड्रेसिंग का एक कॉम्बो बन गया है। और उसके अंदर ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड जो है सॉस है, देन इसके अलावा हमने इसके अंदर लेमन ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग रमज़ान में डाइट करते हैं। हाँ, जो अक्सर होता है ऐसा कि रमज़ान में आपका डाइट प्लान हिल जाता है ना, कि क्योंकि आपके दस्तरखान पे इतनी बड़ी रेंज में फ्राइड आइटम्स होती हैं, इसके अलावा फ्रूट चाट होती है, फिर इसके अलावा मशरूबात ऐसे होते हैं जो कि मीठे होते हैं और आप वेट जल्दी गेन कर लेते हैं। सो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो कि चाहते हैं कि अच्छा आप कुछ हेल्दी भी खाएं और आप कुछ टेस्टी भी खाएं। सो आप इस तरह का सैलेड घर में बना सकते हैं। बाहर से मंगवाएंगे तो बड़ा महंगा मिलता है। 13-14 घंटे भूखे रहने का मतलब ये थोड़ी कि आप फौरन से जो ऑयली चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर दें, उससे आप ज़्यादा वेट गेन करें। ज़्यादा वेट गेन, हाँ, जैसे पकौड़े या समोसे हो गए, उससे ज़्यादा वेट गेन। ये सैलेड हो गया तैयार और इसको मैं कह रहा हूँ डिश आउट। सही है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है फ्रूट सैलेड बनाए, लेकिन इसकी एक ड्रेसिंग अभी रहती है। अभी एक रहती है। अच्छा, वो क्या है? वो है जिसको आप क्रीम कहती हैं, मायोनीज। वो है, और साथ में मैं भी बता देता हूँ। अच्छा जी, इस पे अभी हम मायो ऐड करेंगे। जी, मायो ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें। ठीक है, ये अब मैं दूसरी की ड्रेसिंग बना देता हूँ। सही है, ठीक है। इसमें मैं शामिल करूँगा, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मायोनीज। ये भी एक खाने का 1 कप है, 1 कप अराउंड। ठीक है। और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये दही। ये कितना ऐड कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 खाने का चमचा है। ओके, 2 खाने के चम्मच दही है और उसके अलावा 1 कप हमारे पास मायो है। इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। और इसमें मैं ये शामिल कर रहा हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है जी, काली मिर्चों का पाउडर आपके किचन में मौजूद होता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये गार्लिक पाउडर है। गार्लिक पाउडर है, ये आपने 2 टीस्पून किया। 2 टीस्पून लिया। अच्छा, सॉल्ट में इसमें इसलिए शामिल नहीं कर रहा क्योंकि मायोनीज में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है। ज़ाहिर है सॉल्टी है वो, तो आप इसमें डालेंगे तो बहुत नमक ही हो जाएगा, चर हो जाता है नमक, वो वाला हिसाब हो जाएगा ना। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह आपने जो है वो बीट कर लिया। पानी, ओके जी, ताकि ये इजीली हो जाए ना, इजीली बीट हो जाए, मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी जो है ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा इसकी ठीक रहे ना, ठीक रहे। सही है जी। तो चलें जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा सैलेड है जो कि वैसे अब तो रमज़ान का आखिरी अशर है और ये महीना जो रहमत और बरकतों वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, अपने अख्ताम की जानिब पहुँच रहा है। और हमने डे फर्स्ट से ही ऐसी रैपिड जल्दी बनने वाली जो हैं वो चीज़ें बताई हैं कि आप अपने किचन में फ़ौरन से बना सकते हैं, फ़ौरन से खा सकते हैं। सहर हो या इफ्तार हो, आपके लिए हेल्दी खाना हमने सोचा जी इस पूरे रमज़ान में हम आपको बताएंगे अपने इस किचन के ज़रिए, और वो हमने आपको बताया। सो ये जो सैलेड बन रहा है जिसके इंग्रेडिएंट्स हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, बड़ा ज़रूरी होता है कि वो लोग जो कि डाइट करना चाहते हैं, इवन आफ्टर रमज़ान भी अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जी आप लंच हैवी ना करें, तो एक सैलेड का ये कॉम्बो है जो कि आप बड़े ईजीली बना सकते हैं। आप अपने घर से बनाएं, ऑफिस ले आप इजीली वहाँ पे खा सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने इसकी थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दी है? ड्रेसिंग कर दी मैंने ऊपर से। और ये फाइनली अब ये ऑप्शनल है आपके ऊपर है कि आप चपली कबाब और ऐड करना चाहते हैं तो आप चलें जी, जितना आपको पसंद है जी चपली कबाब उतने आप ऐड कर सकते हैं। और ये मैं चाहूँगी ज़रा जूम करके हम दिखा दें ताकि हमारी एक जो डिश है वो हो गई है रेडी। और ये है चपली कबाब सैलेड विच इज़ लुकिंग वेरी यमी। और मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में सैलेड का नाम सुना, क्योंकि होता ये कि ऐसा सैलेड जब हम खाते हैं या मंगवाते हैं तो उसमें चिकन के पीसीज होते हैं, चिकन के चंक्स होते हैं, तो उसकी जगह आप चपली कबाब ऐड कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, ये अब साथ क्या है हमारे? ये है डेफिनेटली फ्रूट सैलेड बना रहा हूँ, तो मैंने ये वाटरमेलन का बास्केट बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये वाली जो बास्केट ना घर में नहीं बनती है, कैसे बनती है ये? वैसे आपको कटिंग करते हुए दिखाना है। बनती है भाई, ये आराम से बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बन जाता है, लेकिन बन जाता है। कोई नहीं, 1-2 दफ़ा ख़राब होगा तरबूज, उसके बाद आप सही कर लेंगे। ख़राब हो जाए तो जो वो बड़ी वाली ट्रे होती है उसके सारे काट के डाल लें। मेरे जैसी ख़वातीन तो यही कर सकती हैं कि ख़राब हो गए तो सारे छोड़ें, आप सब छोड़ें, ये बताएं मुझे। अभी टॉपिक के और ले आते हैं। आप खाना ठीक है, कोई मसला नहीं है, नहीं बनाना था, आप कई बार इसका एतराफ़ कर चुकी हैं, एंड इट्स ऑल गुड। मर्द और खातिन दोनों को बनाना चाहिए। फल आप काट लेती हैं? फल मैं
काट लेती हूँ, लेकिन वो फल आप यकीन करें कि मेरी अम्मा मुझे देखती हैं तो वो कहती है इतना बुरा फल काटती है ना फ्रूट चाट का, साइड पे मुझे बिठा देती हैं और वो कहती है तुम सिर्फ खा लिया करो, कुछ मत क्या करो, कटिंग शटिंग। वैसे कुछ लोग होते हैं वो कटिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर है वो बहुत अच्छी कटिंग करती है जी। तो ये अच्छा, वैसे आपने ये जो बास्केट बनाई है, ये बास्केट के अंदर ऐड क्या होगा? ये इसके अंदर मैं सारे फ्रूट्स ऐड करूंगा जो कि मैंने काट के रखे हैं। अच्छे फ्रूट्स आपकी मर्जी है जी, आप जो मर्जी ऐड करें। हमारे पास यहाँ पर सेब है, चीकू है, ऑरेंज है और पपीता है। ठीक है। अभी तो जैसे आप आगे टाइम आप देखेंगे स्ट्रॉबेरी भी अब मिलना शुरू हो गई है, मैंगो भी मिलेगा अभी, लोकाट जो मेरी फेवरेट है वो भी मिलती है। सिंध में तो वैसे बड़ी कम मिलती है, पंजाब से मंगानी पड़ती है। तो ये वो सारी चीजें जो कि आपके ऊपर हैं जी, आप क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रूट सैलेड में नट्स ऐड करते हैं, exactly, है ना? हाँ। वो भी आपको मैंने रखा हुआ एक्स्ट्रा, मैंने छुपा के रखा मैंने जी, आप नट्स रखा हुआ है। अच्छा जी, नट्स भी हैं। इसके अलावा ये आपके ऊपर है कि आप अपने फ्रूट सैलेड में क्या क्या ऐड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी, हमें टीन्स मिलते हैं जिसके अंदर वो होती हैं कॉकटेल होता है जिसके अंदर ना, उनकी शेल्फ लाइफ वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ज़्यादा होती है, ज्यादा, अगर वो खुल जाए तब भी ज्यादा है, खुलने के बाद तो एग्जैक्टली कम होते हैं ना। मैं यही आपसे कहना चाहती कि वो 3 से 4 दिन आप, बट कुछ लोग होते हैं वो लंबे अरसे तक उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या फ्रूट सैलेड में वो भी ऐड कर लें? कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा मिलाए जाते हैं उसमें, तो वो ना ही खाएं। वो ना ही खाएं। वैसे इसके अंदर एक और चीज जो मेरे पास आइडिया है, इसके अंदर आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स है ना, आप इसके अंदर भाई वो भी ऐड करें, वो भी मजे की चीज होती है खाने वाले। ऐड करने में तो फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, यानी ये भी एक फ्रूट्स का कॉम्बो बन जाता है जो कि बड़ा हेल्दी है, और ये आप अपने ब्रेकफास्ट में बड़ा इजीली खा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपने कॉम्बो बनाना है। बास्केट बनती है तरबूज की तो ठीक है, वरना प्लेट में बना लें जल्दी, तो हाँ वही ना, जल्दी वाला तो तरीका ये है। तो जो है फौरन से आप ये बना सकते हैं। तो फैसल आपकी तरफ आते हैं वापस, और जी यकीनन अब आपने मुझे कहा आपको ये बास्केट बनानी आती है, तो आप मुझे बना के अब दिखाएंगे। मैंने तो ये कभी भी आपने कहा कि मुझे आती है बनानी। मैंने हरगिज़ नहीं कहा। आप असल में किचन में आप इतना खो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि बात क्या हो रही है। लेकिन मुझे नहीं बनानी आती, लेकिन मुझे ऐसा काटना आता है फल के मुझे मेरी अम्मी ये नहीं कहती कि तुम सिर्फ बैठो खाओ, मतलब आपको ये इस तरह की कटिंग आती है? मैं कर लूंगा, मैं 2-3 बार अगर करूं। वैसे एक बात है, हम रमजान के बाद अपना अलग एक कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन, और हम बताएंगे 15 दिन आपने लगाए, 15 दिन मैंने लगाए, किसने ज्यादा सीखा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं शो में। और क्योंकि आज हम वालिदैन की हुर्मत पे बात कर रहे हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा इस पे बात हो भी चुकी है और आगे भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा माशरा जिस डिलेमा से गुजर रहा है, कुछ हम ज़्यादा डेप्थ में तो उनकी बात नहीं करेंगे उन केसेस की, लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने क्या क्या मामलात आते जा रहे हैं। तो उफ़ी साहब, जो हमने बात की इतनी ज़्यादा, आजकल का जो नौजवान तबका है हमारा, वो इतनी ख़ातिर नहीं रखता अपने वालिदैन की। जैसे कि आपने शुरू में भी कहा था कि अगर आवारगी शबनम है तो फिर उसका सवाल जो है फिर वो कहीं और से होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पर बात करें। यकीनन उसमें तरबियत का ना होना एक अंसर ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा क्या समझते हैं आपके जो नौजवान हैं उनकी जो बेरहवी की वजह है, मेन क्या मालूम हो रही है? नौजवान इस्तेसाल का शिकार है। बिल्कुल, इल्म के मामले में, मेरिट के मामले में, इसी तरह मजहबी बढ़ गए, बिल्कुल, इसी तरह कह लीजिए कि पॉलिटिकल बढ़ गए, उसके अंदर तकसीम हो गए। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरे नुक्ते नज़र से, मैं अपने जो बच्चों को समझाता हूँ, मेरे नुक्ते नज़र से पॉलिटिक्स के अंदर वो बच्चे आए जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हों, ताकि उनको नो हाउस का पता चले। बिल्कुल, असेंबली में बैठे तो पता ना चले कि गंवार बैठे हैं, पता चले कि पढ़े लिखे बैठे हैं। ठीक है, ये उनको होना चाहिए, उनका है। अब साइंस तो वो पढ़े बच्चा जो सिर्फ साइंस सांस लेता हो, ठीक है, साइंस वाले के लिए और कोई काम नहीं, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका अपना एम है कि इंटर के बाद उसका फैसला है कि क्या करेगा, उसका मुस्तकबिल का फैसला है कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ये तमाम चीज़ें यूँ समझ लें कि अगर आप मुताला करें तो ये सब तबाह बर्बाद हो चुका है। और बेरहवी का शिकार इसीलिए हुआ कि लोगों ने इनका इस्तेसाल किया है, पकड़ के इनको सब्ज़ बाग दिखाएं, आखिर के अंदर ज़ीरो नतीजा निकला। वो बेचारा उस वक्त तक भागता रहता है, तो अब वो तो साए के पीछे दौड़ रहा है।
तो बेहरा रवि का तो शिकार होगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, वो घर के अंदर आता है, वो तवज्जो ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो, देखिए आप खुश व खुर्रम कब होते हैं? जब आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतरीन हो, आला दर्जे का हो, आपको कोई माशी प्रॉब्लम ना हो, तो माँ और बाप हैं, घर वाले हैं, उनसे आप बड़ी अच्छी तरीके से बात करेंगे। अदरवाइज़ आप बाकायदा कोने में जाने की कोशिश करेंगे, कमरे में जाके बंद कर लेंगे अपने आप को, और जो बात करेगा उससे सीधे बात नहीं करेंगे। ये एक फैक्टर है, ये फितरत इंसानी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लिहाजा हमारे यहाँ ये सब होता है। माँ और बाप को इस्लाम ने बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। सही है। बच्चा जो है उनके लिए वो भी नेमत है, एक फजल है, लड़की रहमत है। बेशक, ठीक है ना। मीर अनीस का मुझे यहाँ पर एक याद आ गया, मैं दो चार शेर आपके पास कर दूँ। ये है वो असा, बाप के लिए लड़का क्या है? ये है वो असा, तीर जमा रहता है जिससे, ये है वो नगी, नाम व नशा रहता है जिससे, होते नहीं ये माल ज़रो माल के बदले, मोती भी लुटा देते हैं इस लाल के बदले। क्या खूबसूरत बात कर। मैं चाहूँगा कि हम इसको ज़रा यहीं पे इस बात को रोकें, क्योंकि अब इससे हमारा अगला टॉपिक जुड़ रहा है, नौजवान नस्ल और जो आजकल केसेस आ रहे हैं, वालिदैन की मर्ज़ी जो है वो कई चीज़ों में शामिल करते हैं, कई उसमें शामिल नहीं करते हैं, एक क्लैश आ जाता है। क्या कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा आ गया है? वालिदैन बच्चों को अपने पास बिठा के बात नहीं कर रहे, और क्या ये जो मोबाइल है, ये जो हम बचपन से अपने बच्चों को दे रहे हैं, कहीं ये उस कम्युनिकेशन गैप में एक बहुत बड़ा किरदार तो अदा नहीं कर रहा है? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक को उस पर हाजिर होंगे तो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद की आल पर शाने खुदा भी आप है, निशाने खुदा भी हक़्क़ा बयां भी आप हैं, हक़ की अदा भी अहमद है हामिदों में, मोहम्मद खल्क़ में, अहमद है मोहम्मद है खल्क़ में, यूं मुजतबा भी आप हैं, यूं मुस्तफ़ा भी आप, यूं मुजतबा मुस्तफ़ा भी रोशन है दिन भी आप से, और शब रोशन है दिन भी आप
और शब भी आपसे, शम्सो दुहा भी आप हैं, बदरो दुजा भी आप, शम्सो दुहा भी आप हैं, बदरो सुभान अल्लाह। शो के अगले हिस्से में हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल की कि सवाल ये है अपनी ज़िंदगी में वालिदैन की मर्ज़ी शामिल नहीं करना चाहते या फिर वालिदैन उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन्हीं ज़बरदस्ती की वजह से बच्चे अब बड़े बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। वालिदैन से बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती हैं और गैरों पर एतबार किया जाता है और कुछ केसेस सामने भी आए हैं जिसमें जो है वो लड़कियां घर से पहले बताया गया कि लापता हुई और फिर बाद में मालूम हुआ कि मामला जो है वो कुछ और हो गया है। अब इस तरह के केसेस जो हैं माशरे में रोनुमा क्यों हो रहे हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट माजिद चौधरी साहब और माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम एडवोकेट साहब से बात करते हैं। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि देखिए इस तरह के केसेस तो ऑब्वियसली पहले भी हमने बहुत सारे देखे हैं और आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन क्या आजकल इन केसेस में ज़्यादा तेज़ी आ रही है और अगर आ रही है उसकी क्या वजह समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत थोड़े केसेस ऐसे हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं, जो लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। अगर हम हकीकत की बुनियाद पे इस सारे मामले को परखें तो इस तरह के केसेस की तादाद रोज़ ब रोज़ जितनी शिद्दत से बढ़ रही है, बदकिस्मती के साथ मुझे लगता है कि हमारा मुआशरा भी उस तरह के मुआशरों के साथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें ना माँ का पता होता है ना बाप का पता होता है और मादर पिदर आज़ाद जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं। ठीक है। अब एक आध दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट जिसके कुछ हिस्से से तो मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ लेकिन कुछ हिस्से से मुझे शदीद इख्तलाफ भी है। इसी मुल्क के अंदर एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट मौजूद है जिसके अंदर जो अदालत है वो पाबंद है कि जब वो बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप को डिसाइड करेगी तो वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उसको मद्देनज़र रखेगी, उसमें बच्चों की अपनी ज़ाती मंशा शामिल नहीं होगी। तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर अदालत बच्चों के हवाले से उनके गार्डियन और गार्डियनशिप की जो अमूमन डिस्प्यूट्स होते हैं वो बाप और माँ के दरमियान में होते हैं, बिल्कुल, अगर एक अदालत जो है वो माँ और बाप को कस्टडी देते हुए वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखने की पाबंद है तो फिर वो अदालत जो है वो इसमें भी इस कानून को भी ख़त्म कर दे, वो फिर ये बच्चों पे छोड़ दे। अगर 13-14 साल के बच्चे शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो इसका इंतखाब भी अपनी मर्जी से कर लिया करें कि उन्होंने बाप के पास रहना है या माँ के पास रहना है या दादा दादी नाना नानी के पास रहना है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कवानीन है ये हमारे मुआशरे के साथ इनका कोई मिजाज और इनका जो रवैया और इसके जो असरात हैं वो मुमासलत नहीं रखते। अब बदकिस्मती के साथ हम लोग रोज़ाना अदालतों में मुख्तलिफ केसेस में पेश होने वाले लोग हैं। अदालतों के हालात ये है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म में और वो अपनी किताबों के साथ वहाँ पर बस्ते उठाए हुए हम देखते हैं कि वो वकीलों का पूछ रहे होते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। अब ये जो कराची की जो बच्ची है और ये जो एक आध वाकया पिछले दिनों में रिपोर्ट हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, अब उसमें भी देख लें कि वो बच्ची ने तो शादी कर ली है, बिल्कुल। अब जिस कम उम्र बच्चे के साथ उसकी शादी हुई है वो उसकी जिम्मेदारियां अदा कर सकता है। बिल्कुल माजिद साहब, ये जो सवाल है ना ये यकीनन बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं और फिर साथ में ये भी मेंशन करें कि आज शादी कर ली है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे 2 दिन के बाद आ जाएगा जी कि ये तो लड़का मेरे पे जुल्म करता है या मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन इसके पीछे साइकी
क्या है, बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, या हम ये कहें कि वालिदैन ने उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं की। मेरी परवेज़ भी हमारे साथ है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूँगी मैं। मेरी मुझे आप बताएगा कि बच्चों की साइकी, चूँकि इस वक्त हमारे बच्चों के पास इंटरनेट आसानी से मौजूद है, मोबाइल हर वक्त बच्चे के हाथ में रहता है, अम्मा अब्बा को वाकई नहीं पता होता कि बच्चे आपके इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब बच्चे लापता हो जाते हैं, हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है जी गूगल पे सर्च किया था घर से भागने का तरीका, गूगल पे सर्च किया था कोर्ट मैरिज किस तरह से होगी, ये तरीके। ये बच्चों की साइकी है या फिर वालिदैन की साइकी है, ये क्लैश कहाँ पर आ रहा है? या फिर मैं ये कहूँ कि ये कम्युनिकेशन गैप है भाई, कि हमारे बच्चे अब इतने आज़ाद हो गए कि वालिदैन को कुछ बताना पसंद ही नहीं करते। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं माजिद साहब की बात को सेकंड करूंगी कि क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम के अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो बालिग नहीं है और अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता और इसलिए वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसे माँ के साथ रहना है या बाप के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहता है तो उसको उसकी इजाजत दे दी जाती है या उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो फॉर एग्जांपल ये बच्ची जो है वो 14 साल की थी, और ऑब्वियसली हम इस केस को जैसे एज एन एग्जाम्पल लेके बात करें और हम बार बार वो जो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आजकल सब लोग इस बारे में बात करें कि मे बी इसी केस को एक हवा बना दिया गया या इसको पब्लिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ दोज केसेस जिसके बारे में अभी माजिद साहब ने भी जिक्र किया कि डजन्स और दर्जनों के हिसाब से केसेस हैं जो कि रोज आते हैं और कई केसेस में से कोई 1 या 2 केस होगा जो कि रिपोर्ट होता है। अब इसके अंदर पीछे साइकोलॉजी क्या है माँ बाप की या बच्चों की? देखिए इतना ज्यादा गैप है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में कि इट्स नॉट जस्ट अ जनरेशनल गैप एनीमोर। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि एक टेक्नोलॉजिकल गैप है जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप से मजीद दूर होते हैं। जब तक आप अपने बच्चे के साथ कैचअप करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन, उसके पास जो नॉलेज है वो शायद मेरे पास भी उतनी ही आ जाए, उस तक पहुँचते पहुँचते वो ऑलरेडी 10 स्टेप्स आपसे आगे चला जाता है। टेक्नोलॉजी के, डिजिटल मीडिया के, उसके अलावा सोशली कनेक्ट होने के जितने ज़्यादा प्रोज हैं, जितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, उतने ज़्यादा उसके नुकसान भी हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम लोगों ने वो जो एक मुहिम चली थी कि हमने बच्चों को बताना है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, सेल्फ हार्म क्या चीज़ होती है, कि वो सारे टैबू टॉपिक्स हैं जिनके बारे में माँ बाप को बच्चों से पहले बात करनी पड़ेगी। एक 14 साल का बच्चा जब घर से बाहर जाता है, वो ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है, वो अपने स्कूल के अंदर, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो हर उस लिहाज से कनेक्टेड है जो कि आप शायद कंट्रोल नहीं कर सकते अब। तो अगर आप कंट्रोल ये नहीं कर सकते तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? प्रिवेंटिव मेजर वो तभी आप ले सकते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इस खौफ से कि शायद मेरे बच्चे को अगर ये आइडिया नहीं है तो अगर मैं इससे के बात करूंगा तो उसको ये जहन में आ जाएगा और इसलिए फिर वो ये चीज़ करेगा। उस आइडिया से बचाने के चक्कर के अंदर हम उनको और मजीद इस मुश्किल में डाल देते हैं। अच्छा मेरी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती जा रही है वो जहाँ एक जानिब बड़ी बेनिफिशियल है, दूसरी जानिब वो ब्रिज भी एक क्रिएट कर रही है, एक कंक्रीट की दीवार है जो क्रिएट करती जा रही है। और इसकी जिम्मेदार फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो नहीं है, इसका जिम्मेदार तो हमारा इस्तेमाल करना है। दुनिया के बाकी ममालिक में, लेट्स से जापान या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इस चीज़ की पाबंदी कर दी गई है कि अगर आप इतनी एज के हैं तो इतनी एज तक आप बच्चे को टैबलेट नहीं दे सकते, इतनी एज तक उस पर पेरेंटल गाइड आपने रखनी है। आई एम सॉरी टू से, यकीनन वालिदैन हम सबके लिए बहुत मोहतरम है, एहतराम है उनका, लेकिन आजकल जो कंटेम्प्रेरी जनरेशन है उसने क्या किया है कि क्योंकि वो इतना बिजी है, माँ बाप दोनों ट्राइंग टू मेक द बोथ एंड्स मीट, तो वो काम कर रहे हैं और वो काम करने के चक्कर में उन्होंने बच्चों का ये लो मोबाइल, मेरी जान छोड़ो, आप साइड में बैठो। उस मोबाइल में आप तो हम 16, 14, 18 साल की बच्चों की बात कर रहे हैं, आप तो ये 3 साल 4 साल, बिल्कुल 3 साल 4 साल के जो बच्चे हैं उनकी आप देखें वो उस मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। एंड सॉरी टू से, उन वालिदैन को, वो जो 4 साल के बच्चों को पकड़ा रहे हैं मोबाइल, उनको पता भी नहीं है कि पेरेंटल गाइड नाम की कोई चीज होती भी है। तो इसके अलावा जस्ट टू ऐड इनटू व्हाट यू आर सेइंग, देयर आर पेरेंटल एप्स जो कि आप अपने फोन के अंदर ऐप रख सकते हैं ताकि आप बच्चे के फोन के ऊपर क्या आ रहा है उस चीजों को मॉनिटर कर सकते हो। हम खुद इतने लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजी और बच्चों को जो है वो ब्लेम करना चाहते हैं, एक्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है जो आप पहले कह रहे हैं कि इट इज कन्वीनियंट है कि हम ब्लेम, मैं आप पर और आप मुझ पर ब्लेम देते जाएं और हम कोई सोल्यूशन ना निकालें उसका।
प्रॉब्लम अगर आपकी टेक्नोलॉजी है या आपको लगता है कि जी इसका इस्तेमाल या इसका जो एक्सेस है वो बच्चों से, अब आज ये खबर निकली है तो आई एम प्रीटी श्योर जिसने ये न्यूज़ देखी होगी उसको एकदम से खौफ आया होगा कि मेरे बच्चे के पास भी फोन है, मेरा बच्चा भी बाहर जाता है तो कहीं मेरे बच्चा भी कोई ऐसी हरकत ना कर ले। तो आप अपने बच्चे को घर के अंदर मजीद रिस्ट्रिक्ट और केज करने के बजाय अपने आप को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिव पेरेंट बनाए, बात करें उनसे, उनको मॉनिटर करने के लिए एक अच्छे तरीके इस्तेमाल करें, ना कि ये कि हम उनको हर चीज के ऊपर स्नैप करें कि बस फोन अब दे दो और बात नहीं करनी किसी से, सोशलाइज नहीं करना अपने से। आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको मजीद रिबेलियस करें। बिल्कुल बैलेंस रखें ना आप। अगर बच्चे को आप सोशली आप उसका इंटरेक्शन करवा रहे हैं देन आपको पता होना चाहिए कि आपने चेक एंड बैलेंस कब, कैसे और किस तरह से रखना है। माजिद साहब आपकी जानिब आती हूँ, मुझे ये बताएं कि अमूमन हम ये देखते हैं कि केसेस आते हैं जी कि अपनी मर्जी से शादी कर ली और उसके बाद होता है ये जी कि मैं तो प्रेशर में थी, मुझ पे प्रेशर आ गया, इस वजह से मुझसे निकाह करवा लिया गया। फिर ये कुछ वालिदैन क्लेम भी करते हैं जी कि हमारी बच्ची तो प्रेशर में थी इसलिए उसने ऐसा कर लिया। आपके पास यकीनन जो केस आते होंगे या आपने जो केस देखे होंगे उसमें मेजॉरिटी केसेस क्या होते हैं? बच्चियां अपनी मर्जी से आती हैं, बाद में क्लेम ये होता है कि प्रेशर में थी, या बच्चियां जो हैं शुरू से ही प्रेशर में होती है और उनसे ये वीडियो ज़बरदस्ती बनवाई जाती है? यकीनन आपको बैकग्राउंड तो कुछ इल्म होगा। जी 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 बिल्कुल। मेरा इसमें जो ज़ाती तजर्बा है और मेरी ज़ाती राय भी इसमें बड़ी मजबूती के साथ अपनी जगह पे मौजूद है कि ये जो बच्चियां हैं ये अपनी मर्ज़ी से शादियां करती हैं, ये इनके अपने फ़ैसले होते हैं। अच्छा। अब बदकिस्मती के साथ हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमारी मशरक़ की कुछ रवायात हैं। अब जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारी बच्ची से या हमारे बच्चे से ये गलती हो गई है तो वो अपनी फेस सेविंग के लिए फिर ये करते हैं कि जी हमारे बच्ची को या बच्चे को अगवा कर लिया गया, वो फोर्सफुली उससे ये निकाह जो है इसका सारा प्रोसेस हो गया, उसकी जो है वो मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तो ये सारे जो है ये रवायती से हरबे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और मैं अगर अपनी इसमें राय दूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेराह रवी का नतीजा है। बेराह रवी चूँकि अब हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसको इसको आज़ादाना तौर पे किसी भी सूरत में कोई अलाउ नहीं करता और कोई इसकी इजाज़त नहीं देता कि उनकी बच्ची या उनका जो बच्चा है वो बग़ैर निकाह के किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाए। तो ये जो अपनी बेराह रवी के नतीजे में जो इनकी ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये अदालतों में आते हैं, ये वहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराते हैं और वो जो एक निकाह नामा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बेराह रवी का एक शेल्टर है। अनफॉर्चुनेटली हम भी बच्चों के वालिदैन हैं, हमारी भी माएँ बहनें बेटियां हैं। मैं इस नीयत से ये बात कर रहा हूँ कि ये वालिदैन को समझना चाहिए कि ये बेराह रवी का नतीजा है और बच्चों को पता चलता है कि अब हम निकाह का जो डॉक्यूमेंट है वो लिए बगैर शायद इस तरह से हम अपने रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अब वो जो निकाह नामे के ऊपर लिखा होता है कि शरीयत मोहम्मदी के तहत ये निकाह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये शरीयत मोहम्मदी नहीं है। शरीयत मोहम्मदी में जो बालिग बच्ची है उसके वली की शर्त है, इस शर्त के साथ साथ उस लड़की की अपनी मर्जी भी उसी तरह से ही ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा। ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ निकाह है इनका होना बहुत ज़रूरी है। जब वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं तो यकीनन वो बहुत सारी आने वाली चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हैं। अब बदकिस्मती के साथ ये जितनी भी कोर्ट मैरिजेज होती हैं, ये मैं अगर आपको ये मैं रियलिटी बेस में आपको स्टेटमेंट दूं तो 99.9% ये कामयाब नहीं हो पाती। अगर कोई एक आध चलती है तो वो बदकिस्मती के साथ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये हकीकत है, अगर कोई एक आध रिश्ता कामयाब होता है तो वो को अल्लाह की खास उसमें अता शामिल हो जाती है, या मैं समझता हूँ कि फिर दोनों घरों के माँ बाप की दुआएं शामिल होती हैं। वगरना फिर यही लोग होते हैं, अगर इनका रिश्ता आर्जी तौर पे कुछ अरसा के लिए चल भी जाए तो फिर इनके बच्चों के गार्डियनशिप के इनके इश्यूज होते हैं। फिर इनके दीगर हम ये फिर कह सकते हैं इजीली कि जो खुला या तलाक की रेशो हमारे मुआशरे में स्पेशली पंजाब में इतनी बढ़ती जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह भी नजर आती है। साथ रहिएगा, आप हमारे साथ हैं और मेरी परवेज भी हमारे साथ है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर देन अगेन इस इशू पर बात। बिल्कुल हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको नया दिन रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आजकल के जो नौजवान और स्पेशली जो कुछ केसेस पिछले दिनों में आए हैं उन पे। मुफ्ती साहब से मैं चाहूँगा, मुफ्ती साहब हमने आज पूरे अपनी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू ये की है कि जी किस तरीके से इन नौजवानों की रहनुमाई करनी चाहिए, किस तरीके से इनकी तरबियत करनी चाहिए। देखिए इस तरीके के मामला पहले भी होते रहे लेकिन अब इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने लगी है। क्या वजह समझती है इसकी, इसका सद्देबाब क्या है? सबसे पहले तो इसकी वजह यह है कि आज का नौजवान यानी लड़की लड़का वो उम्र के एतबार से तो बालिग हो गया है, तजर्बे के एतबार से नाबालिग है। बिल्कुल। उनको अगर अपने फ़ैसले वो करते हैं तो याद रखिए मैंने 18 साल इस्तिखारा किया है टेलीविज़न पे ऑनलाइन और मेरे पास आती थी 80% लव मैरिज की हुई, यानी इश्क तो अंधा होता है ना आज के दौर का। इस अंधेपन में मैंने 18 बरस जो किया है उसके अंदर 80% शादी जो बाकायदा लड़की अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। सिर्फ 20% में ज़रूर रो लेती हैं वो, और बर्दाश्त उसके अंदर होता है, कुछ थोड़ा सा पेशेंस होता है जिसकी वजह से वो बर्दाश्त कर जाती हैं। वो इज़्ज़त वो वक़ार लड़की का नहीं होता जो अपनी मर्ज़ी से शादी करती है। जो पेरेंट्स की मर्ज़ी से करते हैं, याद रखिए कि इल्म, जिस बाप को इल्म है और तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो अच्छा बुरा देख कर सोच के समझ के उनका अपना एक विजन होता है जो करते हैं। आप उसको अगर ठोकर मारेंगे तो आप खुद ठोकर खाएंगे, नंबर 1। इसी तरह तलाक़ की जो शरह होती है वो इसी तरह बढ़ जाती है कि क्योंकि कानून की किताब से, कानून में है 277 एंड PLD 277 और PLD 278। 77 के अंदर ये होता है कि जहाँ पर ये बदमज़गी फैलती है वो अपने घर में जाके बैठती है तो क्या होता है, वो उसको तलाक़ दे दे। इसी तरह वो अगर अपने शौहर को इंटायर रिफ्यूज़ करती है, PLD 278 के अंदर वो इंटायर रिफ्यूज़ करती है, वो नहीं करती, अपनी मर्ज़ी चलाती है, बड़ी बाकायदा आज़ाद बनने की कोशिश करती है, मैं बड़ी मॉडरेट हूँ, तुम तो जाहिल हो, तो ये याद रखिए कि उसका नानो नफ़क़ा बंद करो और उसको तलाक़ दो। ये कानून है। इसी तरह अगर कोई लड़की, ये आपका प्रोग्राम इतना बेहतरीन है और बहुत दिन बाद मेरे ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो लिहाजा ये जितने भी सुन रहे हैं नौजवान लड़की और लड़के, वो होश के नाखून ले लें। माँ बाप से बढ़कर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, हमदर्द नहीं है, प्यारा नहीं है, तुम्हारा ख्याल करने वाला नहीं है। अगर अदरवाइज़ जो तुम करने जा रहे हो और तुम अपनी मर्ज़ी से करोगे तो उसके अंदर बहुत ख़राबियाँ आएंगी। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये तुम्हारा ये जो मोबाइल के ऊपर, स्मार्ट मोबाइल के ऊपर आता है, तुम उसको कंस्ट्रक्टिव वे के बजाय डिस्ट्रक्टिव वे इस्तेमाल करते हो, उसकी ये ख़राबियाँ। छुरी बनाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन छुरी किसी के पेट में मार देना ये बहुत बड़ा जुर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, इस्तेमाल पर है। माजिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नौजवान नस्ल है वो ये सोच रही है अगर कि भाई माँ बाप नहीं मान रहे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाग के, छुप के, व्हाटएवर, जैसे भी वो ये सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि इसके दूरस नताइज अच्छे नहीं हैं। या आपने भी बताया कि ज़्यादा परसेंटेज है जिनकी डाइवोर्सेस हो गई हैं, मुफ्ती साहब भी यही कह रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जब फितरत के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, वो जिस भी हवाले और पैमाने पे हो, तो फितरत जो है वो अपने जो उसमें अंदाज में फिर उसकी वापसी ज़रूर करती है। वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी परवरिश की, आपके लिए दिन रात उसने कोशिशें की, माँ ने रातों को जाग जाग के आपको पाला पोसा, और वो बाप जो आपके लिए मेहनत मुशक्क़त करता है और शदीद गर्मी और धूप और रोज़े के साथ वो आपके लिए रिज़्क़ कमाने जाता है, जब आप उन सारी चीज़ों के ऊपर आप इस कदर उसकी बेकदरी करेंगे और उनका दिल दुखाएंगे और उनकी नाफरमानी में जो कि अल्लाह ने आपके ऊपर फ़र्ज़ की है, जब आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे तो फिर उसके नतीजे भी उतने ही हौलनाक होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब देखिए, जो कुरान और हदीस का जो विज़डम है कि वली के वली निकाह नहीं है, उस विज़डम के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है। जब एक बाप
या एक फैमिली अपनी बेटी के मुस्तकबिल के इंतखाब के लिए जब वो जमा होते हैं, जो उनका विजन होता है, बिल्कुल माजिद साहब, ये सोचना हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा जरूरी है कि वो ये सोचे कि जो हमारे गार्डियन है, जो माँ है, बाप है या भाई है, वो आपके बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं, यकीन करें कोई दूसरा नहीं सोच सकता। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। मैरी परवेज़ आपका भी बेहद शुक्रिया। इतना सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम देख रहे हैं, फैसल की नौजवान नस्ल हमारी क्या करिए, खुदारा अपने माँ बाप को बताइए, और अगर वो मना कर देते हैं तो मना हो जाए, कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अच्छा, आखिर में जाते जाते हम ज़रा किचन का रुख कर लेते हैं। तो जी प्रेजेंटेशन में तो यार कमाल प्रेजेंटेशन 10 आउट ऑफ 10 है, मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो अच्छा, ये फैसल भाई जो मैंने फ्रूट का बास्केट बनाया है, इसमें तमाम सारे फ्रूट्स हैं, चीकू है, एप्पल है, खरबूजा है, पपीता है, सारे फ्रूट्स हैं। आप ऑप्शनल जो है, जो भी आपको फ्रूट्स मिले वो आप लेके जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ बास्केट के अंदर, वाटरमेलन बास्केट के अंदर सर्व कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है चिकन चपड़ी कबाब सैलड है, जो कि सबरोसो का है। इसमें भी तमाम वेजीज़ यूज़ किए हैं मैंने, आप तमाम वेजीज़ यूज़ कर लें। खीरा है, प्याज है, टमाटर है, और उसके साथ साथ जो है चिकन की चंक्स हैं, सबरोसो के चिकन चंक्स यूज़ किया था हमने, उसको ग्रिल करके वो शामिल किया था इसमें। इसके बाद इसमें हमने लेमन शामिल किया था, ऑरिगानो शामिल किया था, थोड़ा सा थाइम शामिल किया था, लेमन जूस, और साथ साथ ड्रेसिंग बनाई थी मैंने ऑलिव ऑयल की। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया था, और थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद ये बिल्कुल। और ये हम साइड पे चला भी रहे हैं, जो लोग नोट नहीं कर सके फ़ौरन से नोट कर लें। बेहद शुक्रिया ज़ुबैर आपका, हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती साहब आपका बेहद शुक्रिया, आ गए। अच्छा टॉपिक, आपसे गुफ्तगू करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और मेरे भाई मौजूद है, मैं चाहूँगी हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें आपकी खूबसूरत आवाज़ से। ख़त्मे रिसालत आप हैं पुश्त पे, जिनके हुए पुश्त पे, जिनके हुए मोहरे नबूवत आप हैं, खातिमे पैगंबरा, वजह रहमत आप हैं, वजह शफाअत आप हैं, वजह रहमत आप हैं, वजह शफाअत आप हैं। कुदरते हक क्या सरापा, कुदरते हक क्या सरापा, हक की सूरत